अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक है 4.2 सेक्शन नंबर प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हम लोगों ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो कि एक्चुअली हमारा चैप्टर भी है, हमने उसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, यानी कि उसके अंदर कौन से कवानीन हैं कि जिनको इस्तेमाल करके कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जाती है। यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? जब हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अपनी डेली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड या वैसे आम जिंदगी में जब भी हम लोगों ने कोई भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर लेट से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस के अंदर हमारे 9th क्लास के सिलेबस के अंदर टोटल 3 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। उसमें नंबर 1 पे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 2 पे प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन है एंड नंबर 3 पे दिस वन द सोल्यूशन सिलेक्शन एंड डिजाइन। याद रखिएगा, किसी और सिलेबस में, किसी और बुक में, फेडरल की बुक में, किसी और बोर्ड में मे भी ये 4 हेडिंग्स हो, तो ये इस चीज से घबराना नहीं है। अगर आप कहीं पे भी गूगल पे कभी सर्च करते हैं तो लेट से आपको वहां पे 3 4 5 मेथड मिल जाते हैं, 7 भी मिल सकते हैं उनके, ठीक है जी। ये 7 8 मेथड तक भी चला जाता है क्योंकि वो असल में इसके अंदर से ही वो डिफरेंट स्टेप्स को निकाला जाता है, ठीक है जी। लेकिन आप समझ लीजिए कि प्राइमरीली हमें एक चीज कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझ में आ जाती है कि अगर हमें ये 3 स्टेप समझ में आ जाए तो, ठीक है जी। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस क्या है? पहले तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करेंगे कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसके लिए जो भी थिंकिंग, जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग फिर क्या करेंगे? वो भी यही सेम काम करवाएंगे, लेकिन उसमें वो 3 कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जो हमें परफॉर्म करने हैं तरतीब के साथ। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व सेवरल की प्रिंसिपल्स दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बस इसका यही काम है कि ये हमें गाइड करता है। जैसे आपके पास की बुक्स होती हैं, जैसे आपके पास गूगल मैप है, लेट से आप इस्तेमाल करते हो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आप उन प्रोसीजर से गुजरते हो। इसी तरह से कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। स्ट्रक्चर्ड मैनर का मतलब ये कि उनकी तरतीब है, उनका एक तरीकाकार है और आप उसी तरीके से काम करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे आता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। आपको लेट से कोई भी प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में, हम अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें तो सबसे सिंपल और मोटी एग्जांपल, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए एक टारगेट है, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन है, मेरे लिए एक क्यूरी है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। इसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है जी। अब आप इस प्रॉब्लम को करेंगे सोल्व, अब आप इसके तरफ जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। लेकिन कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस कहता है कि पहले सोल्यूशन निकालने की बजाय आप इसी के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें मजीद। आपने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से मुराद ये है कि आप उसके अंदर 3 काम करेंगे। आप करेंगे जी आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज, यानी कि इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, यानी कि टारगेट हमारा है क्या, जो हमने काम करना है वो क्या है। क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको वेबसाइट बनाने का बोला जाए, ये भी कहा जा सकता है कि वेबसाइट के अंदर कोई इशू है वो रिजोल्व करें। तो वो कोर इश्यूज को फाइंड करना या अपना टारगेट समझना, सबसे पहला काम हम ये करते हैं। देन नंबर 2 पे डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। फिर हम लोगों ने ये बात करनी है कि इस काम को करने के लिए एक्चुअली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए भी क्या चीजों की जरूरत है, और इवन इसके सोल्यूशन की तरफ हमें मूव करना है तब भी हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। वो सारी चीजें हम इस स्टेप के अंदर कवर कर सकते हैं। समझ लीजिए 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर। एंड नेक्स्ट, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। हमने अपना टारगेट बना लेना है कि ये काम हमने करना है तो वो प्रॉब्लम का ही हिस्सा, प्रॉब्लम को ही अभी तक आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन यहां पर आप अपना वो गोल सेट कर लेते हो। ये 3 काम हम करते हैं किसके अंदर? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर। यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा कभी भी सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड अगर कर लेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा भी और अच्छा भी निकलेगा। अदरवाइज अगर लेट से हम प्रॉब्लम के ऊपर ठीक से काम नहीं करते, प्रॉब्लम को समझते नहीं है, बस हमें कहा गया जी एक वेबसाइट बना दे, फला फला कोई भी किसी ने कह दिया जी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दे, आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट कोई भी टेम्पलेट उठाया नेट से देखा, अच्छा जी ई कॉमर्स की वेबसाइट इस तरह बनती है, सेल परचेज वाली जो वेबसाइट होती है जैसे दराज है, समझ लीजिए, आपने वो वेबसाइट बनाना शुरू कर दी। आपने यूजर की रिक्वायरमेंट्स नहीं पूछी, आपने ये नहीं पूछा कि वो क्या करना चाहता है, वो चैटबॉट रखना चाहता है उसके अंदर या नहीं, उसकी कलर स्कीमिंग क्या है, वो लोगो किस तरह का इस्तेमाल करना चाहता है, वो मेन्यू में क्या चाहता है। ये सारी चीजें आपने डिटेल में पहले यूजर से पूछनी है। आपने अच्छे तरीके से पहले अपने सारे सवाल क्लियर करने। इसके अंदर एक एडिशनल स्टेप होता है, इस ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम को एनालिसिस देने का मतलब ये है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने का मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर मजीद क्वेश्चंस निकालते हैं। उसमें हम 5 Ws पढ़ते होते हैं, अक्सर सिलेबस के अंदर ये भी होता है 5 Ws, यानी कि
व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है। उसके लिए फिर आप अगर ये वाली चीज कवर कर लेते हो, मिसाल के तौर पे क्या प्रॉब्लम है, कब तक खत्म, कब तक इसका सोल्यूशन चाहिए, ये किस किस ने ये सोल्यूशन इस्तेमाल करना है, किसके लिए एप्लीकेबल है, इस तरह की जब आप सवाल करते हो ना, सवाल के अंदर से सवाल निकालते हो तो प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। इन शॉर्ट, कि सोल्यूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम को अच्छे से हमें समझना है और ये 3 काम उसके अंदर करना है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा हुआ है। नंबर 2 पे प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, हमने प्रॉब्लम को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेना है। लेट्स से हमें वेबसाइट बनाने का बोला गया, तो हम उस वेबसाइट को क्या बोलेंगे, आपकी बुक की ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा तोड़ देगा, सब प्रॉब्लम्स के अंदर मैनेज कर लेंगे हम। जैसे कि ब्रेकिंग द लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर और मैनेजेबल पार्ट्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बिगर प्रॉब्लम इनटू सिंपलर प्रॉब्लम्स। आप ये समझ लीजिए, ठीक है जी, यानी कि आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे, आप समझ लीजिए कि सब प्रॉब्लम्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर दोगे। उसका फायदा ये होगा कि आप अलग अलग से हर एक प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे, बजाय कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर बस काम करना शुरू कर दें, साथ फ्रंट एंड पे भी काम हो रहा है, जो डिजाइनिंग वाला हिस्सा होता है सामने वाला जो हमें नजर आता है, पीछे अगर डेटाबेस साथ अटैच है, या पीछे कोई बैकएंड की फंक्शनैलिटी है, पीछे कुछ यानी कि उसके अंदर जो फीचर्स या फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, फिर डेटाबेस भी मैनेज कर रहे हो, फिर कस्टमर के साथ एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हो, ये सारा काम अगर आप खुद ही करोगे तो मे भी इतना अच्छा सोल्यूशन ना निकले। तो फिर अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। आप जो फ्रंट एंड का काम है, जो वेबसाइट के अंदर सारा डिजाइनिंग का काम है, वो किसी एक टीम को दे दें। जो पीछे बैकएंड पे होने वाला काम है, कोडिंग का काम है, प्रोग्रामिंग का काम है, वो आप किसी एक टीम को दे दें। उसका टेस्टिंग करना, टेस्टिंग का फेज वो किसी आप अलग टीम को दे दें। यानी कि आप अपने काम को सिंपल, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उस प्रॉब्लम को, उस बिगर प्रॉब्लम को डिवाइड कर देंगे सिंपलर यूनिट्स के अंदर, आपसे मैनेज करना, आपके लिए मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा और प्रॉब्लम का आंसर भी ज्यादा अच्छे तरीके से फिर आप निकाल पाएंगे। देखिए ना, अब इसका सोल्यूशन निकलेगा अलग से, इसका सोल्यूशन निकलेगा अलग से, इसका सोल्यूशन निकलेगा अलग से, S1, S2 एंड S3। एट द एंड आप क्या करोगे, ये सारे सोल्यूशन किसी एक जगह पे जाके इकट्ठे कर दोगे। ठीक है जी, तो वो वैसे भी इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सोल्यूशन सिलेक्शन एंड डिजाइन। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसमें से हम लोगों ने बेस्ट वन चूज करना होता है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी। आप ये समझ लीजिए कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन निकालोगे, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यहां पर एक सॉल्यूशन निकाला, ये 10 स्टेप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, ये 7 स्टेप्स के ऊपर और ये 5 स्टेप्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप किसको चूज करोगे, जिसके अंदर मिनिमम स्टेप्स हैं। अब बात समझ रहे हो कि मिसाल के तौर पे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसके आप लोगों को पता है कि आप, मैं तो वैसे भी ये कोड अक्सर बोलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर के अंदर, अ सिंगल प्रॉब्लम हैज मेनी सॉल्यूशंस, एक सिंगल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट हमें कौन सा चूज करना है जो बेस्ट वन है। तो हम सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिजाइन में ये करते हैं कि चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, जिसके अंदर टाइम कम लग रहा है, एफर्ट्स कम पुट हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, फायदा ज्यादा दे रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट कम ले रही है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोगों ने इस स्टेप के अंदर फॉलो करना होता है, पिक करना होता है। ये बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं कि पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जांच लो, समझ लो अच्छे तरीके से, हर चीज के ऊपर काम कर लो। आइंस्टाइन का यहाँ पे टिडबिट्स में ना एक कोट है, वो कहता है कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम मिले तो मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेट्स से कि मुझे 1 घंटा मिला है, तो मैं उसके लिए 55 मिनट्स सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, उसका एनालिसिस करने में लगाऊंगा और बाकी के रिमेनिंग 5 मिनट्स में उसके सोल्यूशन पे लगाऊंगा। इसी तरह से एक नीचे सेकंड नंबर पे टिडबिट आता है, उसमें भी यही कहा जाता है कि थॉरली पहले अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, समझ लें, जांच लें, उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप फौरन से ही सोल्यूशन की तरफ चले जाओगे तो कभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे ठीक से। ये बेसिकली आज का आपका लेक्चर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।